इस बार के बजट से हेल्थ सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत का पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग अब भी जीडीपी के 2% से कम है, जबकि नेशनल हेल्थ पॉलिसी के मुताबिक ये 2.5% कम से कम होना चाहिए। ऐसे में हर बार की तरह इस बार भी बजट में सेहत को लेकर, हेल्थ को लेकर क्या प्रावधान होंगे, इस पर सबका फोकस है। क्या कुछ एलोकेट होना चाहिए, कितना होना चाहिए, आईएमए और बाकी जो संस्थाएं हैं वो क्या कुछ उम्मीदें कर रही हैं, हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी क्या कुछ डिमांड है, आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। एक फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। इस बार हेल्थ सेक्टर की निगाहें बजट पर टिकी हैं। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च अभी भी जीडीपी के 2% से कम है, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में 2.5% का लक्ष्य तय है। ऐसे में इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बड़े निवेश की जरूरत है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने सरकार के सामने हेल्थ से जुड़ी कई डिमांड रखी हैं। आईएमए के मुताबिक सरकार देश की जीडीपी का सिर्फ 1.1% से 1.9% ही स्वास्थ्य पर खर्च कर रही है। ये खर्च दुनिया के सबसे कम स्तरों में शामिल है। भारत में स्वास्थ्य पर कुल खर्च करीब 3.8% जीडीपी है, जबकि लोअर मिडिल इनकम देशों में ये औसतन 5.2% होता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि देश में 63% स्वास्थ्य खर्च लोगों को अपनी जेब से देना पड़ता है। इसका नतीजा ये होता है कि हर साल 5.5 करोड़ से ज्यादा लोग इलाज के खर्च की वजह से गरीबी में धकेल दिए जाते हैं। आईएमए की मांगे साफ और सीधी हैं। संगठन चाहता है कि देश में टैक्स से चलने वाली यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रणाली लागू हो, ताकि इलाज हर नागरिक के लिए सुलभ हो। आईएमए के मुताबिक सरकारी अस्पतालों और डॉक्टर स्टाफ को सीधे पर्याप्त फंड दिया जाए और स्वास्थ्य बजट को बढ़ाकर जीडीपी के 5% तक ले जाया जाए। साथ ही आईएमए की मांग है कि पीएमजे योजना में ओपीडी इलाज और दवाओं का खर्च भी शामिल किया जाए, ताकि गरीब और मध्यम वर्ग को असली राहत मिले। आईएमए का कहना है कि अगर केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर जीडीपी का 5% स्वास्थ्य पर खर्च करें तो ये रकम करीब 18 लाख करोड़ रुपए होगी, जिससे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो सकती है। चिंताजनक बात यह है कि भारत में हर 1000 लोगों पर सिर्फ करीब 1.3 अस्पताल बेड उपलब्ध हैं, जबकि जरूरत इससे कहीं ज्यादा है। देश को अभी भी करीब 24 लाख अतिरिक्त बेड की जरूरत है। देश के लगभग 70% अस्पताल बेड निजी क्षेत्र में हैं और इसमें से ज्यादातर 50 बेड से कम वाले छोटे अस्पताल हैं जो सीमित संसाधनों में काम कर रहे हैं। आईएमए का कहना है कि इन छोटे और मझोले अस्पतालों को मजबूत करने के लिए कम ब्याज, लंबी अवधि के लोन और क्रेडिट सब्सिडी दी जानी चाहिए। साथ ही टियर 2 और टियर 3 शहरों में अस्पताल खोलने पर टैक्स में राहत मिलने से स्वास्थ्य सेवाएं छोटे शहरों और कस्बों तक बेहतर तरीके से पहुंच सकेंगी। पीएमजे को लेकर भी आईएमए ने अहम सुझाव दिए हैं। संगठन का कहना है कि थर्ड पार्टी पेयर सिस्टम की वजह से इलाज की प्रक्रिया जटिल हो गई है और इसका सबसे ज्यादा बोझ छोटे अस्पतालों पर पड़ रहा है। आईएमए के मुताबिक इस सिस्टम में भुगतान में देरी, ज्यादा कागजी काम और कम पैकेज रेट के चलते छोटे अस्पताल टिक नहीं पा रहे। इसीलिए आईएमए ने अश्योरेंस मॉडल अपनाने की मांग की है, जिसमें इलाज की जिम्मेदारी और भुगतान प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और आसान हो। साथ ही संगठन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी, कोपे सिस्टम और हकीकत के मुताबिक तय किए गए पैकेज रेट की वकालत करता है, ताकि अस्पतालों पर दबाव कम हो और मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। इसके अलावा आईएमए ने स्वास्थ्य को सस्ता और मजबूत बनाने के लिए कुछ और अहम सुझाव भी दिए हैं। संगठन की मांग है कि हेल्थ सेवाओं पर जीएसटी में राहत दी जाए और सभी वैक्सीन को पूरी तरह जीएसटी मुक्त किया जाए, ताकि टीकाकरण गरीब अमीर सबके लिए आसान हो। आईएमए ने एचपीवी वैक्सीन पर खास जोर दिया है, ताकि सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की रोकथाम समय पर हो सके। इसके साथ ही हेल्थ सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D को बढ़ावा देने, एफडीआई को सही नियमों के तहत नियंत्रित करने और एक नेशनल हेल्थ केयर फंड बनाने का सुझाव दिया गया है, जिससे देश में स्वास्थ्य सुविधाएं लंबे समय तक मजबूत और टिकाऊ बन सकें।
IMF का साफ कहना है कि अगर 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है तो 2026 के इसी बजट से स्वास्थ्य को सबसे ऊपर प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था के बिना ना मजबूत अर्थव्यवस्था बन सकती है और ना ही मजबूत देश। जब लोग स्वस्थ रहेंगे तभी वे पढ़ेंगे, काम करेंगे और देश की तरक्की में योगदान देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर D.R. राय का, पूर्व सेक्रेटरी जनरल हैं IMA के, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर राय, हर साल आप लोग बजट से ठीक पहले आप लोगों का जो भी नज़रिया है किस तरह का हेल्थ बजट होना चाहिए उस पर आप सरकार को भेजते हैं। इस बार आप लोगों की क्या क्या डिमांड है सर, और ख़ास तौर से सरकार का फोकस और खर्च स्वास्थ्य ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं पर जितना है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए दोल साहब, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। पिछले कई वर्षों से जब भी बजट का टाइम आता है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से हमने सरकार को अपनी मांगों के ऊपर ध्यान दिलाया है। देखिए, आज हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। विकसित भारत तभी हम पॉसिबल कर पाएंगे 2047 में, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है। विकसित भारत तभी होगा जब स्वस्थ भारत होगा। स्वस्थ भारत को बनाने के लिए हमको सबसे पहले हमारे देश की स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर देखना पड़ेगा। हम हर साल हम यही कहते हैं कि जो GDP का आज की तारीख में 1% से 1.9% हमारा एक्सपेंसेस आ रहा है। लो इनकम, लो मिडिल इनकम जो कंट्रीज़ हैं, उनका भी अगर आप देखिए, उनका भी GDP का एक्सपेंसेस जो है, जो खर्च करते हैं, वो 5.3% तक है, जबकि हमारे देश का सिर्फ 3.8%, 3.4% है। हम हर साल कहते हैं कि कम से कम हम 5% की GDP की डिमांड रखते रहे हैं। हम आज भी कहते हैं ये तभी पॉसिबल होगा जब आप GDP बढ़ाएंगे। कम से कम हम इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इसकी तरफ ध्यान देके 2.5% तक कम से कम GDP बढ़ाए। और जो अभी पिछले साल जो उन्होंने जो हमको स्वास्थ्य का बजट दिया था, उसके अंदर प्रिवेंटिव मेडिसिन के ऊपर और सैनिटेशन वगैरह के ऊपर, उसको इस बजट से अलग करके रखा जाए, ताकि जो जितना पैसा आप एलोकेट कर रहे हैं स्वास्थ्य को, वो सिर्फ स्वास्थ्य की सेवाओं के ऊपर आए। दूसरी चीज़ जो बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, हमारी मेडिकल सर्विसेज, आप देखिए 70% सर्विसेज आज की तारीख में प्राइवेट सेक्टर दे रहा है। 2 टायर एंड 3 टायर सिटीज़ के अंदर जो छोटे अस्पताल हैं, उनको हमें उठाने की ज़रूरत है। अगर वो एक अच्छी तरह से ढंग से काम करके जनता को सेवा देंगे, तो हमारा जो बोझ पड़ रहा है कॉरपोरेट के ऊपर या बड़े अस्पतालों के ऊपर, एम्स के ऊपर, वो भी कम हो जाएगा। तो उसके लिए हमने कई बार हमेशा सरकार से निवेदन किया है कि आप कम से कम कुछ इंसेंटिव दीजिए। जैसे अब मैं कहता हूँ, मेडिसिन वगैरह हैं या इमरजेंसी मेडिसिन हैं, जो कुछ ऐसी चीज़ें हम खरीदते हैं, उसके ऊपर उस पर GST कम कर दीजिए, बल्कि GST को वेव ऑफ कर दीजिए, वो रहेगा। उनको आप इतना इंसेंटिव दीजिए कि वो लोग आराम से वहाँ पे काम कर सकें। ABM जो भारतीय हमारी प्राइम मिनिस्टर की जो योजनाएं बनी हुई हैं, उसके अंदर जो एक दिक्कत आ रही है, उनको पेमेंट की, सबसे पहले उस पेमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि उनको वक्त के ऊपर पेमेंट मिल जाए। थर्ड पार्टी को करने से क्या है कि कभी इधर आदमी जाता है, कभी उधर जाता है, उससे भी मुश्किल हो रही है। हम ये कहते हैं एश्योरेंस टाइप बात कर दीजिए, कोई किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर डॉक्टर अपनी सर्विसेज दे रहा है तो उसको टाइम के ऊपर पेमेंट मिल जाए, ताकि वो अच्छी से अच्छी सेवा दे सके। सेकंड चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आप 2000 के अंदर कितनी बड़ी महामारी देश के ऊपर आई थी, कितनी बड़ी महामारी आई थी। मैं इस पे एक एक करके, क्योंकि आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इनिशियली उठाए हैं, इस पे हम एक एक करके इसको थोड़ा सा इसका विश्लेषण देखते हैं। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर संजीव के सिंह सर, मेडिकल डायरेक्टर AIMS अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर संजीव के सिंह सर आपका हमारे शो पे। गुड इवनिंग डॉक्टर संजीव। एक जो बड़ा इशू आ रहा है लगातार, वो कॉर्पोरेट वर्सेस प्रोफेशनल हॉस्पिटल्स। अभी फॉर प्रॉफिट कॉर्पोरेट और डॉक्टर रन हॉस्पिटल्स एक तरह से दिख रहे हैं। कॉस्ट स्ट्रक्चर और इंटेंट, इन दोनों में अलग अलग दिखाई देता है। वन साइज फिट्स फॉर ऑल रेगुलेशन क्या आने चाहिए, और क्या इस बार हम बजट में इस तरह के एक्सपेक्टेशंस करें?
तो थैंक यू दीपक जी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जैसे अभी सर ने भी बताया, जो हमारी जीडीपी है उसको तो हमारे को 1.5 1.9 से 2.5 to 3 इंक्रीज करना ही चाहिए। लेकिन हमारे लिए अभी ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो टीयर 2 टीयर 3 के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर हम उनको बढ़ावा नहीं देंगे या उनका इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे तो वो ऑलमोस्ट चेन ऑफ द हॉस्पिटल के अंदर खत्म हो जाएंगे। अगर उनके कैश फ्लो मेंटेन नहीं हो पाई, चाहे वो गवर्नमेंट एम्पैनलमेंट के थ्रू हो या टीपीए के थ्रू हो या फिर उनके खुद के जो कैश ओवर द काउंटर जो आते हैं, अगर वो स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर नहीं आ पाए तो वो खत्म हो जाएंगे। तो हमको ये थोड़ा सा जो उन्होंने अश्योरेंस की बात कही वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत एसेंशियल है। क्योंकि अभी जैसे थर्ड पार्टी के थ्रू जितना भी कवर होता है, आप पिछली बार भी हमने बात करी थी हरियाणा की 650 हॉस्पिटल्स का अभी तक आयुष्मान का पेमेंट नहीं आया, लेकिन वो सर्विसेज अभी भी दे रहे हैं। हमारे खुद के इंस्टीट्यूट का करीब 44 करोड़ का पेमेंट पेंडिंग है। तो इसमें अगर उनको इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे, उनका अश्योरेंस नहीं होगा, उनका कैश फ्लो मेंटेन नहीं होगा, और जो हमारे टीपीए जो हैं वो भी, उसकी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी की भी जरूरत है। उस इंसेंटिवाइजेशन में ट्रांसपेरेंसी का फैक्टर डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कैश फ्लो टीयर 2 टीयर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और मैं बात कहना चाहूंगा कि मेडिकल एजुकेशन भी बहुत अहम इसमें मुद्दा रहेगा। क्योंकि अगर हम मेडिकल एजुकेशन में जैसे 818 मेडिकल कॉलेजेस हैं और 1,23,000 हम अंडर ग्रेजुएट्स और 75,000 पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारा इंटेंशन विकसित भारत की तरफ से ये था कि हम 0.9 बेड पर 1000 पॉपुलेशन पे 3 की तरफ जाएंगे। लेकिन जब ये डॉक्टर प्रोड्यूस होंगे और ये अगर रूरल एरिया में जाएंगे ही नहीं, तो फिर वापस से हम उस जो इक्वेशन है उसको मैच नहीं कर पाएंगे। तो वहां पे भी हमको थोड़ा सा इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। उनका एबीएम भीम के अंतर्गत उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना पड़ेगा, और जो पेमेंट की मोडालिटी है उसको थोड़ा सा हमको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। इसके अलावा जो प्रिवेंटिव आरोग्य मंदिर के लिए जो बात चली थी, अगर हम उसमें प्रिवेंशन में पैसा डालेंगे ही नहीं तो हम क्योर में हम उसमें कम से कम 8 से 10 गुना पैसा डालते हैं। तो वो प्रिवेंशन में अगर हमको मैमोग्राम 40 पे चाहिए, कोलोनोस्कोपी 50 पे चाहिए, पीएसए अगर हमको 40 पे चाहिए, तो उसकी अगर बिहेवियर हम बढ़ाएंगे नहीं तो वो हमको आगे जाकर के एक्सचेकर पे बहुत ज्यादा बोझ आने वाला है। जीएसटी के जैसे बात करी हॉस्पिटल में, मैं आऊंगा सर इस पे जीएसटी, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट मसला है। मैं आऊंगा सर इस पे, अलग से इस पे तवज्जो चाहूंगा। लेकिन एक्सचेकर पर बोझ के साथ साथ एक आम आदमी की जेब पर कितना बड़ा बोझ पड़ता है इसका अंदाजा आप लगाइए। अभी भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर अगर आप देखेंगे तो 63% हेल्थ जो है, खर्च जो है वो जेब से जा रहा है। और आप देखिए 55 मिलियन लोग मेडिकल एक्सपेंस से गरीब हो जा रहे हैं। ये बार बार इस डेटा पर कई बार चर्चा भी होती है। तो कुल मिला के जो फिनेंशियल प्रोटेक्शन है वो गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा फेलियर रहा है। वो फिनेंशियल प्रोटेक्शन कम से कम आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर के मामले में हम थोड़े पीछे रहे। तो कैसे इसको कम किया जाए, जेब पर जो स्वास्थ्य का होने वाला खर्च है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम इस पे भी चर्चा करेंगे, ताकि बजट में हम स्वास्थ्य से जुड़े हुए प्रावधानों को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हमें समझ पाएँ कि चुनौतियाँ कहाँ हैं और कहाँ हम कुछ कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर राय, पहले तो हमें समझाइए सर कि ये ऐसा विषय क्यों है। स्वास्थ्य हम जानते हैं ये सिर्फ हमारे आज के भारत के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि 2047 में जब हम विकसित हो जाएंगे या उस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो हमारी नेशनल प्रोडक्टिविटी सीधे सीधे हमारे हेल्थ से जुड़ी हुई है। हमारा ओवरऑल जो जीडीपी का पूरा ताना बाना है, उसके बुनियादी अगर स्तंभों में से अगर एक चीज़ कही जाए तो स्वास्थ्य उन बड़े पिलर्स में से एक है। उसके बावजूद सर हम इतनी कंजूसी क्यों करते हैं? आप लोगों की जब गवर्नमेंट ऑफिशियल से
बातचीत हुई होगी, तो क्या समझ में आता है, क्या ऐसी क्या मजबूरी है कि हम जीडीपी का 5% खर्च नहीं कर सकते, या 2.5 कर दीजिए, 3 कर दीजिए? आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, हम हर साल जब भी बजट आता है, उससे पहले भी हमारी जब भी अथॉरिटी से मुलाकात होती है, हम उन तो एक ही बात कहते हैं, देखिए आप 1 to 1.9% स्टेट एंड सेंटर मिला के खर्च कर रहा है हेल्थ के ऊपर। अगर आप इसको आइसोलेट करके देखें तो हमेशा हम कहते रहे कि अगर आप चाहते हैं कि विकसित भारत बने, जब तक स्वस्थ लोग नहीं होंगे, स्वस्थ देश नहीं बन सकता। स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की इस वक्त ज़रूरत है। अभी आपने भी कहा, देखिए 1.3 हमारे पास पर 1000 बेड्स है। अगर आपने पूरी सर्विसेज जनता को देनी है तो कम से कम WHO के हिसाब से 3 पर 1000 होने चाहिए। 1.7 बेड की इस वक्त कमी है। उसको पूरा करने के लिए आपको 2.4 मिलियन अभी बेड्स की ज़रूरत है। ये तभी बन पाएंगे जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च करेंगे, जीडीपी के अंदर आप उसको इंक्रीज करेंगे, उसकी तरफ आप ध्यान देंगे, तभी इसको आप कर पाएंगे। हम हमेशा कहते रहे कि जितनी भी बाहर की मेडिसिन या बाहर की इक्विपमेंट्स देश के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हैं, आप उसको इंसेंटिव देकर या उसके ऊपर जीएसटी को वेव ऑफ कीजिए। जब आप जीएसटी वेव ऑफ कर देंगे, वो चीप मिलेगी, सस्ती मिलेगी, डॉक्टर भी अपने मरीज से जो उसका कम पैसा लेगा। हम अपनी तरफ से सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो सरकार को हम हमेशा रिक्वेस्ट करते रहते हैं। अब ये सरकार की पॉलिसीज़ है, मैं उसके ऊपर क्या कमेंट करूंगा, लेकिन हमने इस बार भी सरकार को यही कहा है कि हमारा उद्देश्य है कि हमारे देश के हर नागरिक को, जो आखिरी कोने में बैठा है, उसको भी अच्छी से अच्छी सर्विसेज चली जाए। मैं एक चीज़ आपके माध्यम से और कहना चाहूँगा, आज विश्व के अंदर हिंदुस्तान की डॉक्टरों की सेवाएं, हेल्थ सेवाएं, मैं कहता हूँ अच्छे डेवलपिंग कंट्रीज अच्छी है। आप अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, इनको ले लीजिए, आप वहाँ पे किसी भी चीज़ के ऑपरेशन कराइए, 6 महीने की लिस्ट है। लेकिन हिंदुस्तान में विद इन 24 आवर आप उसको उसको अप्रोच करके आप उसका ऑपरेशन करा सकते हैं। हमसे 1/4 पॉपुलेशन है, दे आर नॉट इन द पोजिशन टू गिव देयर सर्विसेज। वी आर प्राउड ऑफ अवर कंट्री। मैंने लास्ट टाइम भी बोला कि कोविड के टाइम के ऊपर जो मेडिकल कम्युनिटी में डॉक्टरों ने, आईएम ने जो काम किया, आज हमारी आईएमए की स्ट्रेंथ आज 4.5 लाख डॉक्टर्स की है। और हमेशा हम सरकार के साथ हाथ से हाथ बांध के हर तरह से काम करने को तैयार है, और हम करते रहे हैं। राइट सर, बट इसमें सर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जो पिछले कई महीनों से हॉस्पिटल्स भी इस बात पे फोकस भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट तक पहुंचाई भी ये बात। आई डोंट नो उसको कितना कंसिडरेट किया जाएगा। इस लेटर में भी बात है कि PMJAY में OPD और मेडिसिन का खर्चा जुड़ता नहीं है, और इस वजह से देखिए कहाँ नुकसान हो रहा है। फ़र्ज़ कीजिए एक कैंसर पेशेंट है, उसका एडमिशन तो चलिए फ्री हो जाएगा, ठीक है, उसको कवरेज मिल गया। डॉक्टर संजीव के सिंह सर, मुझे दुरुस्त कीजिएगा अगर मैं कहीं पर गलत हूँ, अभी PMJAY में सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन का कवर है। अब लेकिन जो असली खर्चा है कीमो ड्रग्स का, वो तो 20,000 महीना, 30,000 महीना होगा, वो कहाँ से जाएगा? क्या इसकी जेब से जाएगा? नंबर 1। तो असली खर्च जो है वो OPD प्लस मेडिसिन से आ रहा है। यानी कि स्कीम जो है एक तरह से बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत रिवोल्यूशनरी स्कीम है, दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है, बट ग्राउंड रियलिटी से कहीं कहीं ऐसा लगता है कि पॉइंट जो है वो मिल नहीं रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, इसके चक्कर में क्या हो रहा है, छोटे अस्पताल, माना 20 बेड का है, 30 बेड का है, 40 बेड का अस्पताल है, अब PMJAY में तो वो 12,000 में, 15,000 में सर्जरी कर देगा, लेकिन हॉस्पिटल चलाने के लिए पैसा भी तो चाहिए होता है। माना 20,000, 25,000, 30,000 रुपये पर मंथ का खर्चा कहाँ से लेंगे? तो छोटे हॉस्पिटल लॉस में हैं और डॉक्टर्स एक तरह से बर्नआउट की स्थिति में हैं। ये ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स में और ग्राउंड रियलिटी में थोड़ा मिसमैच है। इसको दुरुस्त करने की जरूरत कितनी ज़्यादा महसूस होती है डॉक्टर संजीव सर? मैं आपका पिछले वाले क्वेश्चन का भी आंसर देना चाहूंगा। जैसे भी हम जब भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से मिलते हैं, अनफॉर्चुनेटली हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो वो अगर वो बोलते भी हैं कि जैसे वो और ज्यादा पैसा इसमें एलोकेट कर सकते हैं, लेकिन स्टेट अपने प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन प्लान NHM के थ्रू हर साल ये पैसा गवर्नमेंट को वापस करती है, तो वो स्टेट यूटिलाइज ही नहीं कर पा रही। तो अगर विकसित भारत की तरफ अगर हमें जाना है, तो हेल्थ को हमको फाइनेंस की तरह एक यूनिफॉर्म बजट देना पड़ेगा, सेंट्रलाइज करना पड़ेगा, और वो थोड़ा सा स्टेट
में कुछ कुछ एरिया से हमको निकालना पड़ेगा, तभी हम इसको इम्प्रूव कर पाएंगे। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि हम आयुष्मान भारत में बहुत सारी चीज इसमें कवर नहीं होती, तो अगर हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात कर रहे हैं तो जब तक हम ये बेनिफिट, ये तो कस्टम ड्यूटी बेनिफिट दें, इनपुट क्रेडिट कैट टैक्स का बेनिफिट दें, या जीएसटी एग्जेम्पशन का बेनिफिट दें, या इसके अंदर एनपीपीए के थ्रू अगर इसको प्राइस का रेगुलेट करके बेनिफिट दें, तो जब तक ये बेनिफिट हमारे पास नहीं आएगा तब तक हम इसको रेगुलर सर्विस नहीं दे पाएंगे। गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, सीजीएचएस, ईसीएचएस, ईएसआई और आयुष्मान भारत। इनके रिवीजन ऑफ प्राइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी और प्राइवेट प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन नहीं होगा इस रिवीजन के अंदर, तब तक बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स इसके अंदर जुड़ नहीं पाएंगे। और बहुत अहम मुद्दा ये है कि अगर ये प्रोग्राम है तो इसका बजट कहाँ है? इसका बजट अगर टियर 2, टियर 3, इवन टियर 1 के पास अगर नहीं जाता तो कैश फ्लो मेंटेन नहीं होता। कैश फ्लो मेंटेन नहीं होता तो अगर 6-8 महीने के बाद भी अगर आपने ये सर्विस जो डिलीवर करी है और उसका अगर हमको पेमेंट नहीं मिलता तो वो सर्विस फिर वो बिल्कुल करने लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे लगता है इसमें फोकस होना चाहिए। मेरे 2 इंपॉर्टेंट सवाल बच गए हैं। डॉक्टर राय सर, हॉस्पिटल बेड्स की कमी, आई मीन मैं जब पत्रकारिता हम लोगों ने शुरू करी थी सर 2006-7 में, उस समय हम लोग इस बात पे हम लोग अपने विश्लेषण, टिप्पणियाँ, लेख लिखा करते थे कि हॉस्पिटल्स, अब हम अलग स्थिति में हैं। हम दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकॉनमी है, 3री बड़ी इकॉनमी बनने वाले हैं, हम नंबर 2 पर आ जाएंगे। और कल तो काला जैसी पी फंड्स कह रहे हैं कि साहब 20-25 साल में ये तो पूरी दुनिया को पीछे छोड़ देंगे, ये तो नंबर 1 हो जाएंगे, चीन और अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे। लेकिन आज भी सर हमें डिस्कस करना पड़ रहा है, आईएमए को अपने लेटर में लिखना पड़ रहा है कि साहब 1000 लोगों पे हमारे 1.3 बेड्स हैं, राउंड ऑफ कर दीजिए तो 1 बेड है, 1000 लोगों पे 1 बेड। WHO का बेसिक नॉर्म ये कहता है 1000 लोगों पे 3 तो होने ही चाहिए, 25 लाख बेड चाहिए सर हमें। और रियलिटी ये है सर, आप शहरों में जाइए, हर दूसरे कदम पे आपको हॉस्पिटल मिल जाएगा। तो एक तरफ तो हमें ये दिखता है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, 5 स्टार हॉस्पिटल्स हैं, दूसरी तरफ लोगों के लिए बेड नहीं है। तो ये कौन सी चीज़ है सर जो हम मिस कर रहे हैं डॉक्टर राय? देखिए, सबसे बड़ी जो इसके अंदर समस्या आ रही है, देखिए हमारी पॉपुलेशन बहुत ही थिकली पॉपुलेटेड कंट्री है। 140 करोड़ की जनता के अंदर अगर आप देखें तो अच्छे अस्पताल सिर्फ A क्लास सिटीज़ के अंदर हैं। चाहे हम दिल्ली को ले लें, जयपुर को ले लें, मुंबई को ले लें, चेन्नई को ले लें। लेकिन आप दोबारा आइए पीछे, 2 टायर 3 टायर सिटीज़ के अंदर जो छोटे छोटे अस्पताल चल रहे हैं, 50 बेड के, किसी का 30 बेड है, वो डॉक्टर कपल है उस अस्पताल को चला रहा है। और मैं आपको गारंटी से कहता हूं इस चीज़ को कि कई जगह पर आज वो डॉक्टर हमारे कॉरपोरेट हॉस्पिटल से अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं और बड़े अफोर्डेबल चार्जेस को। लेकिन जब वो 6-6 महीने तक सर्विस उनको पेमेंट नहीं आती है, वो जैसे डॉक्टर साहब का भी कह रहे थे कैश फ्लो नहीं होगा, वो आदमी एक बार थक जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा, उन्हीं के लिए रिमाइंडर भेजता रहता है। उन्हीं डॉक्टर लेड हॉस्पिटल्स को उठाने की जरूरत है। और आपकी PMJAY जैसी स्कीम्स उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ बन रही हैं। बुरा ना माने सरकार के लोग बैठे हुए हैं जो हमारे, इनको ठीक करना पड़ेगा आपको। 20-30 बेड का हॉस्पिटल छोटे शहरों की जान है, और उन पर अगर आप ये बोझ डालेंगे तो आई एम सॉरी, ये नीति सही दिशा में इसका मतलब नहीं जा रही है। आप जो कह रहे हैं, मैं इसी बात के ऊपर स्ट्रेस कर रहा हूं कि हमको सबसे पहले सिटीज को उनको देखें, गांव को देखें। अगर वहां पर एक छोटा सा अस्पताल अगर 50 बेड का भी चल रहा है, उसको सरकार को इतनी फैसिलिटीज देनी चाहिए ताकि वहाँ का जो मरीज है कभी भी बड़े शहर में जाने की हिम्मत ही ना, मतलब जाना ही ना पड़े। सारी आज के ज़माने के अंदर हमारे पास जो है ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कर लेते हैं, ऑनलाइन हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब वो आदमी अपने साथ किसी भी अच्छे हॉस्पिटल को टाई अप करके कह सकता है कि साहब ये इन्वेस्टिगेशन है, मुझे क्या करना है। तो हम जो पेशेंट जो आउट ऑफ द पॉकेट जो 63% वो पैसा खर्च कर रहा है अपनी पॉकेट से, और आप देखिए कितने 550 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे सिर्फ अपने इलाज की वजह से चले जाते हैं। आपने PMJ के अंदर अभी आपने ही कहा कि उनको जब एडमिशन हो जाते हैं तो उनको पैसा मिल जाता है, लेकिन जो कीमोथेरेपी है, दूसरे पैसे ड्रग्स के ऊपर, आप बताइए कितना पैसा उनको खर्च करना पड़ता है।
एब्सोल्युटली सर, मेडिसिन महंगी आ जाती हैं उनकी। बहुत देखिए, बहुत सारे पेन पॉइंट्स हैं। जीएसटी का मसला भी है, हालांकि जीएसटी का मसला जीएसटी काउंसिल में ज़्यादा डिस्कस होता है, बट एक दिशा बजट से भी मिलती है, इसलिए वो भी एक मसला है। और दूसरा जो मसला रह गया जिस पे हम चर्चा नहीं कर पाएंगे बट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस हॉस्पिटल्स को। देखिए, आपने रोड के प्रोजेक्ट्स के लिए 30-30 साल के लोन दे देते हैं, हॉस्पिटल्स को कितना मिल रहा है और किस रेट पे लोन मिल रहा है, किस इंटरेस्ट पे मिल रहा है और 5-7 साल के लिए मिल रहा है, तो स्वाभाविक रूप से हॉस्पिटल लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट नहीं हो रही है। और हॉस्पिटल्स को इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ केयर को इंडस्ट्री आप मानिए तो तब जाके इसमें थोड़ा सा फलीभूत होंगी चीज़ें। बहरहाल, आज की चर्चा के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बताया कि हेल्थ बहुत बड़ा विषय है, इसलिए एक शो में तो हम चर्चा को समाहित नहीं कर सकते, बट समय समय पर आपके इनपुट्स हम लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर DR राय, आपने वक्त निकाला सर। डॉक्टर संजीव के सिंह, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। इसी के साथ आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।